आप डॉक्टर साहब, भैया कहाँ के डॉक्टर हो तुम? अभी अभी एफएमजी क्लियर हुआ नहीं आपका, है ना? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। गाइस, मैं आपका होस्ट डॉक्टर शहजाद चौधरी और मेरे साथ गेस्ट हैं आज डॉक्टर जितेंद्र। डॉक्टर जितेंद्र ने रशिया से एमबीबीएस पास करी है और एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। होपफुली इनकी जर्नी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। तो डॉक्टर जितेंद्र से हम जानेंगे इनकी एमबीबीएस की जर्नी के बारे में और एफएमजी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पास किया है वो किस तरीके से क्या है और इन्होंने किस किस रिसोर्सेज यूज करे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र प्रधान है और मैंने रशिया के हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस किया है और पहले अटेम्प्ट में एफएमजी भी क्लियर किया है। ठीक इन्होंने कब से अपनी एमबीबीएस की तैयारी करनी शुरू करी थी? है। एक्चुअली मेरा 10th तक तो कोई इरादा नहीं था एमबीबीएस का, कि ना मैंने कोई ऐसा सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट ये है कि मैं कॉन्फिडेंसली बन गया, मतलब ठीक है। तो मतलब 10th के बाद 11th में बायो ली, जो कि मतलब मुझे बायो पसंद थी, मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर उसके बाद 12th के बाद क्या हुआ कि मतलब एक रिलेटिव है, वो मतलब मेरे फादर से बोलने लगे कि इसको लड़के को एब्रॉड भेज दो एमबीबीएस के लिए। मैंने 1 साल कोचिंग भी की थी। मार्क्स मुझे याद नहीं है कितने आए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे ऐसा इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया कि यार जीतू, 3rd डिवीजन वाले भी बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, अमेरिका में बन जाते हैं। और मेरे फर्स्ट डिवीजन आई थी लगभग 12th में, 63% थे मेरे। तो हिंदी उन्होंने मीडियम मुझे, से क्या? हाँ हिंदी मीडियम से था मैं। हिंदी मीडियम से था और 12th में 63% थे मेरे उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे इस तरह इन्फ्लुएंस किया कि यार जीतू तू कर सकता है। और मैंने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हो तो। ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड था डॉक्टर वाला, ठीक है, ना मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज थी, बस वे इन्वेस्ट कर सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो तेरा मन है वो कर ले। मतलब ऐसे थे मेरे, मतलब परिवार के, कि जो तेरा मन है वो कर ले। उनको बस वे पे कर सकते हैं। उनको ना कोई वैसे जानकारी थी कि क्या करना होता है वैसे, है ना? तो ये तो सीन था। बस रशिया हिंदी चला गया। मीडियम इसलिए आपको पकड़ लिया क्योंकि हिंदी मीडियम जैसे बात है ना डिवीजन की, तो मुझे लगा हाँ डिवीजन में मतलब मेरे भाई भी हिंदी मीडियम से पढ़े थे 12th में, उनके अराउंड 76% थे उस टाइम 2010 के अराउंड। तो मुझे डिवीजन का जब से याद आ कि डिवीजन बोलते हैं ना, उन्होंने बताया फर्स्ट डिवीजन है इस पे, तो लोग एक्साइटेड थे। फर्स्ट डिवीजन के नाम से लोग एक्साइटेड हो जाते हैं हिंदी मीडियम वाले। वही वही वही, 60% से ऊपर वाली फर्स्ट डिवीजन। हाँ, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ फर्स्ट डिवीजन है तो मतलब आप हिंदी मीडियम से हो। सो हम ये जानेंगे कि आपका फिर रसिया आपने क्यों चूज करा? मतलब तो बहुत सारी कंट्री थी, आप कहीं भी जा सकते थे, रशिया आपने क्यों चूज करा? देखो, जैसे मैंने अभी बताया, मेरे जो रिलेटिव जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया था जाने के लिए बाहर, उनके ही एक और रिलेशन में थे, वो रशिया जा रहा था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों साथ चले जाओ, दोनों साथ रह सकते हो। और उसने जो यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताया था वो अच्छी थी। तो इसलिए मैं उधर आ गया, रशिया चूज हो गया इसलिए। आपकी रशिया वाली यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, आपने जैसे अभी बताया था? यूनिवर्सिटी का नाम मारी स्टेट यूनिवर्सिटी था। वैसे वो कितने साल पुरानी है वो वहाँ? वो मेरा पहला बैच था जब मैं गया था उस यूनिवर्सिटी में, इंडियंस का पहला बैच था। वैसे तो वो 19 के आसपास में बनी होगी, 1965 के आसपास बनी हुई है, पुरानी यूनिवर्सिटी है। बट इंडियंस का पहला बैच था और इंग्लिश मीडियम का भी पहला बैच था। ओके। सो वहाँ जाने तक मतलब इंडिया से वहाँ तक जाने तक बहुत सारे प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट रशिया जा रहा हो तो कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है? एक्चुअली मैं तो बाई कंसल्टेंसी गया था। हम्म। और अभी के लिए जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट की, मतलब कंसल्टेंट ही आपको एडमिशन दिलाएगा, कुछ में आप डायरेक्ट आप जा सकते हो। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब है। तो ओके। तो आप जैसे आप वहाँ गए थे कंसल्टेंसी में, आप तो रिलेटिव के थ्रू गए थे, तो आपके साथ फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था? तो एक तरह से मतलब वही झूठे कि खाना अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, वो थोड़ा वो चलता है, ठीक है। बट ये कि यार ये चीजें, मतलब मुझे अब जाके फील होता है, उस टाइम तो बुरा लगता था कि फ्रॉड हो गया, ये हो गया, ऐसा करके तो झूठ बोला है। बट अब जाके रियलाइज होता है कि ठीक है, ये लाइफ के पार्ट है और इन सब चीजों से हमें मतलब गुजरना चाहिए, है ना? हम इस चीजों को जब गुजरते हैं तो एक तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना? और चीजें समझ जाते हैं, जैसे खाना अच्छा नहीं था बेसिकली मेरा मतलब नहीं था कि कोई पैसे का फ्रॉड हुआ हो कि मतलब तुमसे गलत पैसे ले लिए हों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ फ्रॉड 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 नहीं होता मेरे साथ। सो स्टूडेंट को कैसे एडवाइस करना चाहिए अगर कोई रशिया जा रहा हो तो कौन सी कॉलेज चूज करे और उसके बिहाइंड द रीजन क्या है, मतलब अगर चूज करे तो क्यों करे? कॉलेज अगर आपको चूज करना है तो देखो, रशिया के मोस्टली कॉलेज, एक तो पहली बात तो इंग्लिश मीडियम हो, ये चीज जरूर देख लें, है ना? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी आपको रशियन मीडियम में जा सकते हो आप। तो बस ये पॉइंट होगा। बाकी जैसे कोई भी हो, जैसे मैं हुआ या फिर कोई भी कंसल्टेंसी हो गया, या कोई जो पढ़ रहा है उससे कांटेक्ट कर लिया, मतलब समझ रहा हो? तो इनके थ्रू जा सकते हो। मतलब मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मतलब मैं एडवाइस कर सकता हूँ हाँ, ये। इसलिए फायदा होता है, वहाँ कोई भैया दीदी पढ़ के आती है तो उनसे थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाता है, कुछ कुछ पैसे ही बच जाते हैं, है ना? वही वही वही, कि क्या स्टेप करना है और क्या नहीं करना है,
वो चीज़ थोड़ा पता चल जाती है। सो डॉक्टर जितेंद्र, जैसे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकाला है, तो उसके मतलब आपने कब से पढ़ना जेन्युइनली स्टार्ट करा था सीरियस होके? मतलब मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट आके इंडिया में अब्रॉड में जाके मजे करते हैं 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर बाद में उन्हें याद आता है कि हाँ एफएमजी हमें निकालना है। तो बस ऐसे ही था मैं। मतलब 4 साल 5 साल मजे लिए, मतलब एग्जाम से पहले पढ़े। और आप कह सकते हो बैक बेंचर मुझे, ठीक है, जो पीछे बैठते हैं बिल्कुल खुराफात आदमी, जो मतलब जो बदमाश होते हैं, है ना, हुँ। तो उसमें से मैं हूँ। और उस टाइप की लाइफ मैंने मतलब स्पेंड की है वहाँ पे। और 5th ईयर तक अपना पूरा एंजॉय, एग्जाम से पहले पढ़े, वैसे पास हुई, मतलब जो जैसा चलता है सब जगह चलता है वैसा वाला सीन था। बट ये है कि 5th ईयर के एंड में आप समझ लो मैंने पढ़ना शुरू किया था एफएमजी के लिए। तो 19 सब्जेक्ट आते हैं। तो स्टार्टिंग की थी मैंने साइकेट्री से। साइकेट्री मैंने किया था लगभग 30 से 40 दिन के अंदर। मतलब इतना जो, छोटा सब्जेक्ट 30 से 45 दिन में। हाँ हाँ वही, क्योंकि हिंदी मीडियम से था। तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद के नोट्स खुद बनाऊंगा। मैंने प्रेपलेटर का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, ठीक। तो उसमें मैंने जो पूरी वीडियोस देखी, 14-15 घंटे की वीडियोस, अगर आपने तो किया ही होगा। तो उसको भी मैंने हिंदी में, सारी चीजें हिंदी में लिखी, मतलब जो जिस चीज का मुझे मतलब नहीं पता था मैंने हिंदी में लिख डाला। हुँ। तो इस हिसाब से धीरे धीरे करके पहला सब्जेक्ट मेरा 30 से 40 दिन में हुआ। दूसरा सब्जेक्ट मैंने पकड़ा डरमा, वो भी इतने में ही हुआ लगभग 30 मार्च। फिर फार्मा किया, मेरी सर्जरी हुई है 4 महीने में। अब लगा लो किस हिसाब का आदमी हूँ मैं। मतलब मैं हाँ, खुद बता रहा हूँ कि मैं बैक बेंचर ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं कुछ हाँ। था तभी बता रहा हूँ कि मैं, ये धीरे धीरे प्रोसेस हुई है। और फिर एक फ्लो बना, जिसमें मैंने, एक दिन ऐसा ही आया कि जो लास्ट का दिन था एफएमजी का, मैंने उस लास्ट के दिन से पहले एक लास्ट के वीक में मैंने लगभग अपने सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर दिए होंगे। मतलब वही। एक मतलब आपने कितने रिवीजन कर लिए थे? मतलब वो लाइक कि जब आपने 5th ईयर से स्टार्ट करा था और अपने एग्जाम तक, उसमें वो उसके बारे में उसके बीच में कितने रिवीजन तुमने कर लिए थे? रिवीजन पहले तो मेरे माइंड में ये था कि पहले सब्जेक्ट क्लियर करना है, क्योंकि एक थॉट था कि यार 19 सब्जेक्ट है तो साइकेट्रिक से स्टार्ट कर दो, एक सब्जेक्ट कम हुआ 18 बजे। दूसरा सबसे छोटा डरमा है, डरमा खत्म किया तो मतलब समझ लो। फिर उसके बाद जब मैंने, मतलब टोटल रिवीजन मेरे हुए हैं 4 से 5। आपने कैसे-कैसे कितने-कितने टाइम में करे 4 से 5 रिवीजन? पहले तो मैंने अपने रशिया आने से पहले 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे, हुँ। ठीक, जिसमें साइकेट्री, डर्मा, आपका ऑब्स सर्जरी, अनाटमी और बायोकेम, मतलब थे कुछ, और फार्मा और पैथो, ये सब थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आके इंडिया आके मैंने कोचिंग ज्वाइन करी ऑफलाइन। फिर बाकी के सब्जेक्ट मैंने वहां से किए, और फिर मतलब इंडिया आने के बाद मैं सीरियस हो गया था। मतलब ये वो इंडिया से आने से पहले तुम रशिया में 5-6 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करके आए। फिर सब्जेक्ट इंडिया में आपने कहाँ एडमिशन लिया? कौन सी अगर स्टूडेंट मतलब जो नए आ रहे हैं, जो वहाँ से कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस करो? कौन सी कोचिंग एडवाइस करो जेन्युइनली? डिपेंड करता है कि यार अपना आपने कितने वो कर लिए हैं सब्जेक्ट्स। अब मान लो आपने कुछ नहीं किया तो मेरे हिसाब से मिस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि मिस्ट जो सब्सक्रिप्शन देता है ऑफलाइन में, वो सारे सब्जेक्ट का देता है। अगर आपने, मैं मान लो मैं हूँ, मैंने 10 सब्जेक्ट कर रखे हैं, तो मैं 9 सब्जेक्ट के लिए मिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मिस्ट कहता है कि आप सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लो, 9 का नहीं लेगा। तो आप एनएलसी जा सकते हो, है ना, आप अराइज जा सकते हो, या फिर आप टीम मोटिवेशन है, वहाँ पे अलग अलग कोचिंग सेंटर है, डैम्स हो गया। तो आप वहां जा सकते हो, उनसे जाके बात करो कि यार मुझे सब पर सब्जेक्ट के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चाहिए। वो 3,000 रुपए पर सब्जेक्ट का लेगा, 4-5 जितना भी लेगा, डिपेंड करता है उन पे। तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। सो आप बेसिकली दिल्ली आके तैयारी करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब गौतम नगर में तो सारे एफएमजी वाले रहते हैं ना, एक क्राउड होता है लाइक ये हाँ हाँ। एजुकेशन वाले। हम्म। तो फिर वहाँ रहने का फ़ायदा होता है? अगर आप जेन्युइनली बताएँ तो आपको वहाँ रहने का फ़ायदा लगा है? क्या वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट भी हुआ है? क्या मतलब अगर स्टूडेंट को कैसे एडवाइस कर सकते हैं? वहाँ कैसे टाइम यूटिलाइज़ करते हैं? डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हो। जब मैं रशिया था तो मैंने अपनी मेंटालिटी बिल्कुल सेट कर ली थी कि इंडिया जाके मुझे अपनी कमर कसनी है। क्योंकि आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, वो 12-12 घंटे की होती हैं, सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक या 8 बजे तक, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कर लिया था कि मुझे करना ही इतना है। भले मैं रशिया में पढ़ता नहीं था, पर 10-8 घंटे बैठ जाता था। पढ़ाई नहीं करी, बस कॉपी के आगे किताब लेके बैठ गया, ताकि अपना मतलब वो माइंडसेट मैंने तैयार किया। ऊपर से दूसरा कि यार इंडिया जाके कुछ डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, चाहे गंजा हो जाऊँगा। मतलब समझ रहे हो, अपोज़िट जेंडर के उसमें होता है आदमी, कोई भी हो, कि स्मार्ट लगे तो मैं गंजा हो गया। लोअर टी-शर्ट में कोचिंग जा रहा हूँ, मतलब बुरा से बुरा बन के जा रहा हूँ। हुँ। तो ये सब चीज़ें थी। और आके आप उस चीज़ को रिवाइज़ करो 5-10 मिनट, क्योंकि आदमी थक जाता है 12 घंटे की क्लास के बाद। शावर मतलब लिया अपना, और उसके बाद नहा धो के फ्रेश हुए, थोड़ा-सा 15-20 मिनट 1 घंटा अपना रिवाइज़ किया, बस। धीरे-धीरे यही काम है, और कुछ नहीं। मतलब वहाँ का भी तुमने टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा। हाँ, वहाँ पे और भी, जैसा तुम बता रहे हो कि और लोग वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कपल हो गए, अपना लड़के लड़कीबाजी कर रहे हैं, और भी मतलब नीट पीजी वाले भी आते हैं वहाँ पे, कोई जरूरी नहीं है कि एफएमजी वाले ही हैं।
तो और भी लोग हैं वहाँ पे, तो डिस्ट्रैक्शन तो है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो उसको तो कुछ भी लाकर रख दो, वो कुछ नहीं करेगा। जब तुम इंडिया में आ गए, ये सब कोचिंग तुमने ज्वाइन कर ली और कर रहे थे, उस टाइम आपको क्या-क्या दिक्कतें आई? यार दिक्कत तो मुझे ऐसा कुछ स्पेशल आया नहीं, बट ये है कि निगेटिव थॉट्स तो देखो सबके माइंड में आते हैं तैयारी के टाइम पे कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। पहला थॉट तो यही था, क्योंकि जब हम कोचिंग का पढ़ते हैं या फिर किसी भी प्रेपरेटरी या मैरो कहीं का भी पढ़ते हैं, तो हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो एफएमजी के तो हो जाते थे। तो यार मेरे मन में आता था कि यार ये हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं। प्रेपरेटर से करता था तो 30% सही हो रहे थे, ठीक, और वैसे हल्के क्वेश्चन करता तो वो ज्यादा हो जाते थे। तो मन में ये आता था कि यार जो पढ़ रहा हूँ उसमें से आएगा नहीं आएगा, और बहुत सारे थे कि पास होऊँगा, नहीं होऊँगा, ये सब ना। तो ये थॉट जब आते थे, आप इन्हें ओवरकम करने के लिए क्या काम करते थे? लाइक पढ़ते थे या सोते थे, या मतलब अगर ये जैसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अगर इन्हें ओवरकम करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना तो पढ़ाई तो होती नहीं है, ठीक है? मैं वॉक पे चला गया तब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मान लो मैं सुबह से नेगेटिव हूँ पूरा, शाम के टाइम 1 घंटे मतलब 6 बजे के आस-पास पॉजिटिव हुआ कि ठीक है चलो पूरा दिन बर्बाद हो गया। पर मैं बाद का भी पूरा दिन बर्बाद कर देता था कि नहीं, अब तो मैं पूरा दिन बर्बाद करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर मैं अगले दिन के इस गिल्ट में था कि यार मेरा कल का दिन बर्बाद हो गया। तो फिर उस हिसाब से मैं और बूस्ट अप के साथ पढ़ाई करता था। अगर मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर हम मेरा आज दिन बर्बाद हो रहा है, तो अगले दिन को उससे ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ कर लेता था। न्यूट्रलाइज़ करना है, और ऊपर से पेरेंट्स को सोच लो, यार देखो हमारा एफएमजी का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि करो या मरो का। ठीक। हुँ। और जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे उनको सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं कि आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आप पे टॉन्ट मार दिया कि यार तू कौन-सी पढ़ाई कर रहा है। एक तो वहाँ पे अपने आप को मतलब फेक वो दिखाते हैं कि यार डॉक्टर साहब, भैया काहे के डॉक्टर हो तुम अभी एफएमजी क्लियर हुआ नहीं है आपका, है ना? तो अपने आप को ये बताओ यार, ये नहीं है कि किसी के सामने से डॉक्टर के आने से डॉक्टर बन गए, है ना? तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अगर आपको एफएमजी क्लियर करने के बाद ही वो प्रूव हो पाए। तो मेरे माइंड में ये सेट था, कुछ भी कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ नहीं मतलब अपना फोकस है एफएमजी पे। सो डॉक्टर जितेंद्र, जब आप दिल्ली में आके कोचिंग भी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप घर गए थे या दिल्ली में रह के लाइब्रेरी जॉइन करी थी? मैं दिल्ली में था और लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी मैंने। तो हुँ, मैंने अपने नोट्स को मैंने पीवाईक्यू क्यू करने शुरू किए, और उसके बेस पे अपने नोट्स को छोटा कंसाइज़ करना शुरू कर दिया खुद से। हुँ। और स्टिकी नोट्स बनाए मैंने, और रिवीजन का देखो मन किसी का नहीं करता, बट ये है कि मैंने हम कुछ अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कौन-कौन सी यूज़ की थी, मैंने सोचा कि यार पहले एनाटॉमी से शुरू करता हूँ। आज के दिन मैं एनाटॉमी का अपर लिम्ब करूँ, कल के दिन एनाटॉमी का लोअर लिम्ब करूँ। उसके साथ मतलब ये तो मेरा एक एक्स्ट्रा टास्क हो गया, इसके साथ-साथ जो चल रहा है चलने दो। जैसे मान लो ऑब्सगैनिक कर रहे हो करो, जो करना है करो, बस आपको अपर लिम्ब करना है, ये मेरा फिक्स था। कल के दिन को लोअर लिम्ब। तो ऐसे करके मैंने अपने सब्जेक्ट रिवाइज़ किए। और मॉक टेस्ट वगैरह देते थे आप स्टार्टिंग से, या लास्ट में आने देने शुरू करे थे? लास्ट में आके दिए होंगे, लास्ट के 1 महीने या 2 महीने पहले, और मोस्टली मैं फेल हुआ हूँ मैं। मोस्टली फेल हुए। ठीक, हाँ। तो मतलब आप जब मॉक टेस्ट देते थे तो आपको डिप्रेशन टाइप का नेगेटिव थॉट आते थे कि मैं तो यार इसमें मॉक टेस्ट में पास नहीं पा रहा, तो कैसे पास होऊँगा? हाँ, मैं अपना मतलब जब मैंने पहला अपना मॉक टेस्ट दिया, मतलब ग्रैंड टेस्ट दिया, जीटी दिया, तो वो यार उस पे बैठना ही बहुत बड़ी बात है। 300 क्वेश्चन तक बैठे रहो आप, है ना? कंसिस्टेंटली मतलब फ़ोकस करके। मेरे से नहीं होता था। पहली बार जब मैंने दिया था 80 से या 90 से 100 के बीच में नंबर आए थे, वो भी तुक्के के थे। मैंने मतलब आप 20 या 30 क्वेश्चन मतलब फ़ोकस के साथ कर सकते हो, उसके बाद तुक्के मारने शुरू, क्योंकि नींद आती है ये सब, क्योंकि इतना कोई वो नहीं है, हम पे प्रेशर नहीं है जीटी का। तो दिए, फिर धीरे-धीरे पढ़ते रहे, तो चीज़ें समझ में आने लगी। तो धीरे-धीरे करके उसका आउटपुट भी अच्छा हुआ। मैं बस लास्ट के 2 या ए एक एक उसमें मैरो का जो जीटी था उसमें पास हुआ, उसमें मेरे 200 प्लस नंबर आए। बट मेरे मेरे नज़रों में यार जीटी कोई मायने नहीं रखता। आप जीटी में फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, मेन गेम आपकी फाइनल वाले दिन है जब आपका एफएमजी का एग्ज़ाम होगा। आप कितना स्ट्रेस उसको हैंडल कर पाते हो और किस हिसाब से डील कर रहे हो, कितना क्वेश्चन समझ के आंसर कर रहे हो, ये डील इम्पोर्टेंट है, ना कि जीटी के नंबर्स। मतलब जीटी देते रहना चाहिए ताकि हमें आदत बन जाए बस। उसके नंबरों पे बस कम ध्यान देना चाहिए, बट उससे नेगेटिव। टाइम मैनेजमेंट के लिए दे दो, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दो कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है। मैंने दिए हैं, एनालाइज़ किया है, जहाँ मेरी कमी थी मैंने उन पे काम किया है, और आप उस हिसाब से अपने जीटी दो। और ये नहीं कि यार बार-बार दे रहे हो आप, आज आपने दिया 1 और 2 मिनट के लिए आपने 2 सब्जेक्ट लिया, पढ़ा, फिर दे दिया। 1-1 हफ्ते का कम से कम डिफरेंस रखो कि ताकि इम्प्रूवमेंट पता चल पाए, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छा हो रहा है। मतलब जो वीक पार्ट है, हम जो पिछले टेस्ट में वीक पार्ट है उससे पहले क्लियर करें, फिर नेक्स्ट डे 1 वीक में एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। लाइक जैसे तुम एफएमजी के एस्पायरेंट थे उस टाइम, तो आप जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो सबके वीडियो देख-देख के ट्रिक लेते रहते थे कि अपनी ट्रिक से अप्लाई करते थे? देखो जब मैं मतलब तैयारी कर रहा था, जब मैंने सोचा ही था कि एफएमजी का पेपर की तैयारी सही से करनी है, तो मैंने सबकी वीडियो देखी थी।
कि सक्सेस स्टोरी देखता था मैं। और उसमें से जो भी मतलब सब्जेक्ट के कॉमन टीचर थे, जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी के लिए डॉक्टर आजम सर, है ना, बायोकेम के लिए आजम सर, और गोविंद राय गर्ग सर फार्मा के लिए, तो मतलब मैंने सबका अपना एक खुद से कंक्लूजन निकाला। और फिर मैंने देखा कि यार ये टीचर इस सब्जेक्ट के लिए सफिशियंट है, इनका नाम चलता है एफएमजी में, तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगा। जो मेरे सीनियर थे, जो मतलब जो वीडियोस बना रहे हैं, तो उनके उनकी एडवाइस के अलावा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, है ना। तो खुद से प्लान किया, बस एडवाइस सबके लिए, हर वीडियोस से मैंने अपने काम काम के पॉइंट्स लिए और उन पर काम किया। ये नहीं कि वीडियोस देखी 2 दिन के लिए मोटिवेट हुए और फिर परसों तरसों के दिन वापस अपनी उस पर आ गए लय में, बस वो नहीं किया मैंने। मोटिवेट रहो और जो अच्छा लगे खुद से करो, सब अपने आप में डिसीजन लेने के लिए काबिल है आजकल। वही है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, हर दिन अब नए नए वीडियो देखते हैं, उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं। वो होंगी चार मुंह चार बातें, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। एग्जैक्टली। अगर वीडियो देखने तो एक बार तुम सबकी देख डालो, जो तुम्हें काम चीज लग रही है वो निकालो और उस पर काम शुरू कर दो अपना। हाँ, अगर एक बार आपका प्लान बन गया कि यार मुझे एनाटमी डॉक्टर आजम सर से करनी है, तो फिर फिक्स हो जाओ। कोई दूसरा आके कह रहा है कि यार मैरो से कर ले, देखो ये होता ही है कि एनाटमी जो है ना डॉक्टर आजम सर की काफी पतली है, ठीक है, 100 पेज की होगी, 150 पेज की होगी। अब आपके टॉपर्स स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यार तेरी एनाटमी 150 पेज की है, अबे क्या आएगा इसमें से, है ना, हमारी देख हमारी 1000 पेज की है, मैरो से पढ़ रहे हैं हम, बड़ा नाम है, ये है वो है। यार मैटर नहीं करता, आप पहले खुद सर्च कर लो, जो भी हमारे आपके वो होंगे सीनियर्स होंगे उनसे पूछ लो, जो पास है, मैं हुआ हूँ पास, मैं डॉक्टर आजम सर की एनाटमी से पास हूँ। मैं डॉक्टर आजम सर पे, जब मैं खुद एस्पिरेंट था, मैंने बहुत बार डाउट किया कि यार करूं ना करूं, करूं ना करूं, फिर मैंने सोचा देखा जाएगा, जब सीनियर कोई एडवाइस दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा। ओके। तो कुल मिला के एक चीज पे स्टिक हो जाओ और पूरे थ्रू द साल, पूरे पूरे द ईयर। डॉक्टर जितेंद्र, हमने सारी आपकी चीज जानी, आपने कहाँ से तैयारी की शुरू करी, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फिर भी आपने अब्रूड जाकर एमबीबीएस पास किया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग तो इंडिया में पढ़ने में डरते हैं कि हम एमबीबीएस कैसे करेंगे, हम तो हिंदी मीडियम में। तो आप लोगों ने, आपने करके दिखाया कि हाँ भाई, हिंदी मीडियम वाला भी अब्रूड जाके पढ़ सकता है, इंग्लिश कंट्री में। सो आप लास्ट मैसेज एफएमजी एस्पायरेंट को क्या देना चाहोगे? तो सबसे पहले मैं एफएमजी एस्पिरेंट जो अपने जुलाई में है, तो उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, ठीक है, सबके कर लो, व्हाट्सअप तक के कर लो, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं इस टाइम वो जरूरी है, उनके कॉल्स आएंगे वो डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। और दोस्तों के जो भी फालतू के डिस्कशन होंगे, या फिर कोई पीडीएफ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया, वो देखो भी मत। अभी अपने खुद के नोट्स पर ध्यान रखो, जो आपके खुद के नोट्स हैं वही आपके लिए लाइफ लाइन बनेंगे। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप अपना जो इंस्टा है वो रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। अगर डिलीट नहीं कर पा रहे तो आप गूगल क्रोम पर खोल दो, क्योंकि उस पर रील्स वगैरह नहीं दिखेंगी। तीसरी बात ये है कि जैसे मान लो तुम खुद हो यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो डालते हो, तो उस टाइप की वीडियोस देखो, क्योंकि आपका यूट्यूब पे एल्गोरिथम क्या करता है, जो आप देख रहे हो बार बार वही चीज रिपीट करेगा, ठीक। अगर आप रोमांटिक चीजें देख रहे हो, कपलबाजी देख रहे हो, तो उसमें वो चीज दिखाएगा, उन चीजों को नॉट इंटरेस्टेड कर दो। बस आप शहजाद भाई की वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो, अगर देखने हैं तो, ठीक। क्योंकि उससे क्या होता है, बार बार जब आपके सामने मोटिवेशनल वीडियोस आती है ना, तो आपका दिमाग वहीं जाएगा, क्योंकि आप मान लो बोर हो रहे हो, खाली पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यूट्यूब खोल दिया आपने, शॉर्ट्स खोल दिए, तो शॉर्ट्स पे स्क्रॉल कर रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस आ रही हैं, तो आपका मन 5-10 मिनट बाद चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। सही अगर बात। वही कपल की आ रही है, तो आप बहुत देर तक अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, पता नहीं चलेगा कब वेस्ट हो गया, ठीक। और अगर आप इंस्टा डिलीट कर दो तो बेस्ट है। लाइब्रेरी जा रहे हो, तो आप लाइब्रेरी जाने के बाद ना जाने से पहले अपना फोन रूम पे रख दो, या फिर आप घर पे हो तो कहीं और रख दो। अपना जो भी है, किसी को भी मैसेज करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पेरेंट्स को, किसी को भी करना है XYZ, तो आप उनको मैसेज कर दो कि मैं रात को आऊंगा। सुबह निकले आप 9 बजे, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, लाइब्रेरी गए, रूम पर फोन रखो इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमें रिवीजन पर ध्यान देना है। कुछ भी डाउट हो, आपके दोस्त रहते हैं लाइब्रेरी में, तो उनका फोन यूज कर लिया, उनके फोन से अपने डाउट सॉल्व किए। अगर किसी का फोन नहीं है, तो आप जब पढ़ रहे हो, उससे रिवीजन कर रहे हो, तो नोट्स पे लिख दिया कि मुझे रूम पे जाके ये चीजें देखनी है, ये चीजों में मेरे डाउट है, रूम पर गए रात के टाइम पे और अपना डाउट्स क्लियर करे, फिर सो गए। तो उस हिसाब से क्या होगा, फोन की हैबिट दूर हुई आपकी। दूसरा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहे, कहीं भी किसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। क्या तेरे, मान लो आप और हम दोस्त हैं बढ़िया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार तेरे जीटी में कितना है, आपने मेरे से पूछा कि यार जीतू तेरे कितना है, तो ये सब डिस्कशन मत करो। मान लो आपके ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, क्योंकि 2 महीने बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, पढ़ाई की ऐसी की तैसी हो जाएगी यार, कि वो ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ। तो ये फालतू का डिस्कशन मत करो, खुद से देखो खुद। अभी एफएमजी की जंग तुम्हें खुद को अकेले लड़नी है। 6 साल 5 साल दोस्तों के साथ बिता लिए, अच्छी मेमोरीज बना ली, अच्छी बात है। बट अभी के फिलहाल के टाइम पे ये है कि अपने माता पिता को खुश करना है। देखो, जो लोग पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गए, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो उनकी होप टूटी है ना, वो है ना, तो उसको अब अच्छा करो यार।
है ना, इसके लिए काम करना है हमें और अपना बेस्ट देना है बस। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग करने के लिए यार। होपफुली आगे भी हम पॉडकास्ट करते रहेंगे ऐसे एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, इंस्पायर करते रहेंगे। जुलाई तक 1-2 पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और बाय। शहजाद भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी शॉर्ट देखो और इसी मोटिवेशन मिलेगा। हमारे भी देखो। जीतू भाई का भी अकाउंट हम लिंक में डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।